इस किस्म के क्लेम्स को इतना वायरली स्प्रेड करती हैं कि वेरीफाई करना मुमकिन ही नहीं रहता। पाकिस्तान इस वक्त कितना ऑयल इंपोर्ट कर रहा है और हमारी जो लोकल प्रोडक्शन है वो इसके मुकाबले में कितनी है? अभी भी हमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है 85% के अराउंड या 80 to 85% के अराउंड हमें ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। सलाम साहब, केकरा वन ऑफशोर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था और उसको सब बहुत पब्लिसिटी मिली थी। उसके बाद उसका क्या? After spending 100 million, they concluded that this Kekra One exploration project had to be plugged and abandoned. Assalamualaikum, welcome to another fact revealing episode of Liberty Land, जहां हम मीनिंगफुल डिस्कशंस के साथ और एक्सपर्ट ओपिनियंस के साथ मुल्की और समाजी मसाइल पर बात भी करते हैं और उनका हल भी तलाश करने की कोशिश करते हैं। मैं हूं मरियम हिना और आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसीमुल गनी सैतो साहब और अब्दुल सलाम दादा भाई साहब। लास्ट वीक हमने एक ट्वीट पढ़ा था कि यूएस प्रेसिडेंट हैज announced that we have signed a deal with Pakistan to develop its massive oil reserves. इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पे एक तहलका भी मचा दिया। People started relating to a better future और कुछ लोगों ने इसको कहा कि it is a false hope। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इसी ट्वीट के ऊपर और मालूम करेंगे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या किसी गवर्नमेंट इदारे ने, चाहे वो यूएस का हो या पाकिस्तान का हो, इसको वेरीफाई किया कि नहीं, और सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हो जाती हैं तो उसमें कितनी सच्चाई होती है। तो आइए आज की डिस्कशन का आगाज करते हैं। आज का मेरा पहला सवाल डॉक्टर नसीम गनी सैतो साहब के साथ है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो ट्वीट वायरल हुआ है इसका एक्चुअल क्लेम क्या था? बड़ी अजीब सी बात है कि हम एक ट्वीट पे इतने सीरियस हो जाते हैं और उस पर बड़े प्रोग्राम टीवी पे आ जाते हैं और ये कोई फॉरेन रिलेशंस की कोई या फॉरेन अफेयर्स की डिवीजन की कोई अमेरिकन की कोई स्टेटमेंट तो नहीं है। एक ट्वीट है, एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ट्वीट है जिसको हम बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। इसकी जो है हमारी नफ्सियात उससे रिफ्लेक्ट होती है कि हम कितना चाहते हैं कि कोई हमारी सताइश करे, हमारा नाम ले, हमारे बारे में कोई बात करे कि आपसे एग्रीमेंट हुई है। मैंने अभी तक कोई एग्रीमेंट देखी नहीं है, ना हमें दिखाई गई है, लेकिन एक ट्वीट पे हम सीरियस हो गए और हमने कहा कि भाई बहुत हमारे मसाइल हल होने। अच्छा, तो ये बताइए कि इस ट्वीट को जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमने पढ़ा सोशल मीडिया पे, इसको किसी भी तरफ से, पाकिस्तान या यूएस की तरफ से, किसी भी ऑफिशियल सोर्स की तरफ से वेरीफाई किया गया? यकीनन रॉयटर ने और एक आध कुछ न्यूज़ एजेंसियों ने एक एग्रीमेंट की बात की है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एग्रीमेंट हो रही है या हुई है, और उसकी डिटेल मैंने अभी तक देखी नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो ऑनशोर और ऑफशोर, खासतौर पे ऑफशोर जो है इंडस्ट्रियल का जो है उसमें वो ऑयल एक्सप्लोरेशन की बातें कर रहे हैं, लेकिन अब तक तो ऐसी कोई बात हमने देखी नहीं है, ना कोई कंपनी आई है, और इसलिए ये हमें इसको यकीनन थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस तो देनी चाहिए। लेकिन ये दो मुल्कों के दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं है और एक ट्वीट है प्रेसिडेंट पाकिस्तान और अमेरिका, उसका एक इरादा है, वो जाहिर है इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, वो अपना इरादा ट्वीट के थ्रू जाहिर करते हैं और उनकी वजह से ये ट्वीट मशहूर हुआ है। जब से अमेरिकन, पहले जब ये ट्रंप बने थे, जब से ट्वीट की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, वरना तो ट्वीट को ट्वीट लिया जाता था, लेकिन अब हम इसको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। दादा भाई, आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में इस किस्म की ट्वीट्स को या सोशल मीडिया पे ऐसी खबरों को इतनी अहमियत कैसे मिल जाती है और ये वाला ट्वीट जो है वो इतना वायरल क्यों हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मरियम, बात दरअसल ये है, इस किस्म की खबरें टैप करती हैं इनटू आवर क्वेस्ट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड नेशनल प्राइड। बात दरअसल ये है कि इस वक्त जो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन है, इंस्टेबिलिटी है, ऐसी खबरें लोगों को होप देती हैं। हमारे यहाँ ना तो फैक्ट फाइंडिंग की आदत है, ना हम क्लेम्स को वेरीफाई करते हैं, प्लस सोशल मीडिया इस किस्म के क्लेम्स को इतना वायरली स्प्रेड करती हैं कि वेरीफाई करना मुमकिन ही नहीं रहता। तो ये एक हमारी डिज़ायर है फॉर
economic stability and we are actually starved for good news as a nation, जिसकी वजह से इस किस्म की ट्वीट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं और लोग उसको अडॉप्ट भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं। डॉक्टर नसीम, अब आते हैं असल ग्राउंड रियलिटी पर। पाकिस्तान में इस वक्त कितने ऑयल रिजर्व्स हैं और पाकिस्तान में इस वक्त कितनी ऑयल प्रोडक्शन हो रही है? अभी जो इस साल की जो पोजीशन आई है थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि केपीके में एक जगह से ऑयल हमारे को निकला है। तो अब 243 जो है वो मिलियन बैरल्स जो है वो हमारी प्रोडक्शन हो गई है, जो कि हमारी नेशनल डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट जो है उसकी कोई 10 से 15% बनती है। पाकिस्तान इस वक्त कितना ऑयल इंपोर्ट कर रहा है और हमारी जो लोकल प्रोडक्शन है वो इसके मुकाबले में कितनी है? अभी भी हमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, 85% के अराउंड या 80 to 85% के अराउंड हमें ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो हम ऑलरेडी शॉर्टेज का शिकार हैं, लेकिन ये कि प्रोजेक्शन है हमारे पास और वो प्रोजेक्शन बहुत पुरानी है और वो जिस तरह के सस्पेक्ट सर्वेस आते हैं कि ज़लज़ले वाले जो बताते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं उनकी वेयर करते हुए कहा है कि यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये प्रोजेक्शन है। क्या रिसेंट ईयर्स में मेजर पाकिस्तान में कोई गैस या ऑयल रिजर्व्स डिस्कवर हुए हैं? जी बिल्कुल। मैंने जैसे गुजारिश की कि अभी कुछ अर्सा पहले केपीके में वहाँ पे शायद वजीरिस्तान में ऑयल एक्सप्लोरेशन हुई वहाँ पे, और वहाँ पे कुछ निकला है और हमारी जो थी पहले 197 मिलियन बैरल्स निकलती थी तो अब 243 पे आ गई है। तो ये इजाफा हुआ है उसी नई जो हमारी जो ऑयल रिजर्व्स हमें केपीके से मिले हुए उसकी वजह से। सलाम साहब, केकरा वन ऑफशोर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था और उसको सब बहुत पब्लिसिटी मिली थी, उसके बाद उसका क्या? Mariam, the Kekda 1 exploration project ended in 2019. No oil and gas reserves were found, there were just water reserves that were found. After spending 100 million, they concluded that this Kekda 1 exploration project had to be plugged and abandoned. तो वो जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो फर्दर एक्सप्लोरेशंस के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन सरे-दस्त केकड़ा 1 एक्सप्लोरेशन वाज नॉट अ वर्थवाइल एफर्ट। नसीम साहब, क्या कोई ज्योग्राफिकल एविडेंस है जो इस बात को प्रूव करे कि पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा या मैसिव रिजर्व्स हैं, अनटैप्ड रिजर्व्स हैं? जी बिल्कुल। हमें ये बताया गया था, ANI ने बहुत पहले ये बताई थी बात, लेकिन ये सेस्मिक सर्वेस जो मैंने बताया उन्होंने भी ये बताया कि हमारे पास ऑन शोर और ऑफ शोर इंडस डेल्टा में रिजर्व्स हैं। ऑफ शोर हमारे पास बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं, लेकिन ये है कि उसको अभी हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। लेकिन ये कि प्रोजेक्शंस होती है, उसको मज़ीद वेरीफाई करने के लिए मैकेनाइज्ड एक होती है एक्सप्लोरेशन, वो की जाती है और उससे फिर आइडिया होता है कि कहाँ पे कितनी चीज़ मौजूद है। क्योंकि ये आप बताया कि इंडस बेसिन के अंदर ही है सारा, और ये जो जितना हमारे पास अभी निकला हुआ है ना सिंध के अंदर और कहीं पे भी, वो इंडस बेसिन से ही निकला हुआ है। मसलन कंडोला यार, टंडो मोहम्मद खान में जो अभी पेट्रोल ऑयल के रिजर्व्स है वो इंडस बेसिन के रिजर्व्स है, इंडस बेसिन का ही हिस्सा है वो। तो इसी तरह से बाकी भी जो है वो इंडस बेसिन ऑफशोर भी जा रही है, समंदर के अंदर भी इंडस बेसिन जा रही है, चूँकि वो एक प्लेट है जिसपे दरिया बह रहा है, एक बेड ऑफ द रिवर कहते हैं उसको, लेकिन वो प्लेट सिर्फ दरिया तक नहीं, अंदर भी जा रही है, समंदर के अंदर भी वही प्लेट जा रही है। तो उसके नीचे कह रहे हैं कि हमारे पास रिसर्च हैं और वो करने की कोशिश है एक्सप्लोरेशन। और दूसरी बात, ये तो ऊपर है और ये ज़्यादा डीप नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप, इवन किलोमीटर्स डीप एक और हमारे पास रिजर्व्स की प्रोजेक्शन है जो कि 10-15 साल पहले बताई गई थी, और वो है शेल ऑयल एंड शेल गैस। ये शेल ऑयल और शेल गैस जो है वो पत्थरों के, बड़े बड़े पत्थरों के अंदर बंद है। वो अमेरिका में भी है और अमेरिका उसको अब उसको निकाल रहा है, लेकिन इसका निकालना एक तो बहुत महंगा है, हमारे पास तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन उसके साथ उसका रिस्क भी इन्वॉल्व है कि ज़लज़ले आ सकते हैं और बेपनाह पानी की ज़रूरत होती है। चूँकि शेल गैस और शेल ऑयल को निकालने के लिए अब पानी को अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिससे वो पत्थर टूटता है और गैस और ऑयल बाहर निकलता है। उस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलिक फ्रैकिंग।
और हाइड्रोलिक फ्रैकिंग हमें तो नहीं आती यहाँ पे पाकिस्तान में। अमेरिका टेक्नोलॉजी रखता है ये, और अपने उसके यहाँ भी अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा शेल गैस और शेल ऑयल मौजूद है। शेल गैस से ज़्यादा शेल ऑयल है अमेरिका में, और शायद अब वो उसका उन्होंने एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर दिया है। तो इट इज़ लाइकली कि ऑफशोर में भी अमेरिकन इंटरेस्ट हो, और आगे चल के जब ये ऑफशोर वाला जितना भी ख़त्म हो जाए तो उससे डीप डाउन जाए और शेल गैस और शेल ऑयल को भी एक्सप्लोर करे। सलाम साहब, तो फिर ये एक तासुर के पाकिस्तान में मैसिव रिजर्व्स हैं लोगों के जहन में क्यों बैठ गया है? मरियम, बात दरअसल ये दिस इज अ मिक्स ऑफ होप, पॉलिटिक्स एंड पार्शियल ट्रूथ्स। मैं इसको जो है ना 3-4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक तो आपकी इकोनॉमिक डेस्परेशन है, अवाम बहुत ज़्यादा डेस्परेट है टू हेयर गुड न्यूज़ एंड फॉर सम इकोनॉमिक रिवाइवल। दूसरी चीज़ है मीडिया एम्प्लीफिकेशंस, ठीक है ना, लोग सेंसेशनलिज्म पर ज़्यादा रिलाई करते हैं, रिलायबल रिपोर्ट्स पर कम करते हैं। तीसरी चीज़ है पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिशियंस भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अब आपने ये शायद सुर्खियाँ पढ़ी होंगी कि पाकिस्तान सिटिंग ऑन ऑयल रिजर्व्स ऑफ ट्रिलियंस, ठीक है ना। और चौथी चीज़ है लो पब्लिक अवेयरनेस। हमारे यहाँ टेंडेंसी ही नहीं है कि हम हक़ाइक़ को वेरीफाई करें, स्टडी करें, फैक्ट फाइंडिंग करें, वो हमारे यहाँ टेंडेंसी नहीं है। तो मैं इस वजह से कहता हूँ कि इट्स बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ पॉलिटिक्स, होप, मीडिया एम्प्लीफिकेशन एंड पार्शियल ट्रूथ्स। आवाम को ये समझना चाहिए कि प्रोजेक्टेड जियोलॉजिकल रिजर्व्स और प्रूवन कन्फर्म्ड रिजर्व्स ऑफ कमर्शियली वाइबल ऑयल में बहुत फ़र्क है। नसीम साहब, ये बताइए कि हाउ डू कंट्रीज बिकम ऑयल सरप्लस, और क्या पाकिस्तान इस वक्त ऑयल सरप्लस बनने की कंडीशन को मीट कर सकता है? आपने कहा कि पाकिस्तान क्या ऑयल सरप्लस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो हैं रिजर्व्स, अगर वो अच्छे से एक्सप्लोर हो जाते हैं और वहाँ से प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, तो नफ़ाकत ये है कि हमारे पास इतने रिजर्व्स हैं कि हम अपनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, लेकिन हम आगे भी सेल भी कर सकते हैं। और ये एक पाकिस्तान जो है बहुत सालों के बाद ये ऑयल सरप्लस मुल्क हो सकता है। ये इस तरह नहीं कि 6 महीने में 1 साल में, जैसे अभी अब्दुल साहब ने बताया, तो इमीडिएटली कोई हम नहीं कर सकते। एक्सप्लोरेशन में भी कोई 3-4 से 5 साल लग जाते हैं। एक्सप्लोरेशन में बहुत जब टाइम लगता है, जब एक्सप्लोरेशन से कोई चीज़ कंफर्म होती है, फिर वो अंदर ड्रिल डाउन करते हैं और उसकी प्रोडक्शन शुरू होती है। तो इतना टाइम तो कम से कम लगेगा, और ये ग्रेजुअली होगा, आहिस्ता आहिस्ता ये होता जाएगा। और इंशाल्लाह अगर ये जो प्रोजेक्शन है और वो सही साबित होती है, तो हम ये बिल्कुल सरप्लस मुल्क हो सकते हैं। आपके ख्याल में पॉलिटिकल नैरेटिव्स का क्या रोल है इन शेपिंग इकोनॉमिक होप्स अराउंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान? ये आपने बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा मुझसे, और मेरे ये समझिए कि इट्स वेरी नियर टू माय हार्ट। देखिए, है ही सारी पॉलिटिक्स। एक तो रिजर्व्स पड़े हुए हैं ना, पता नहीं कब से पड़े हुए, और शेल और इसकी तो बहुत पुरानी प्रोजेक्शन है, और ये ऑफशोर वाली जो है वो भी एक आधा अटेम्प्ट भी की, हमने फेल हो गए। ये भी बहुत सी प्रोजेक्शन है। तो कोई क्यों नहीं आ रहा था एक्सप्लोरेशन करने के लिए, और अमेरिका अब क्यों आ रहा है? पीछे इसके यकीनन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, चूँकि एक हमने मैप है जो हम आप शेयर किएंगे हम ऑडियंस के साथ और अपने नाज़रीन के साथ, कि हम दिखाना चाह रहे हैं कि जहाँ पे इंडस डेल्टा का जो ऑफशोर रिजर्व्स हैं वो गवादर से कितना दूर है। ठीक है, गवादर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 600 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और 600 किलोमीटर इतनी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती। जब यहाँ पे ऑफशोर रिजर्व आपके निकल आते हैं इंडस डेल्टा में, जो कि कराची और ठट्टा के आसपास का इलाका बनता है, तो फिर यहाँ पे अगर अमेरिकन ये सब कुछ करेंगे, तो अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए अमेरिकन नेवी भी कहीं आसपास डिप्लॉयड होगी। ठीक है, तो एक तरह से काउंटर करने के लिए चाइना को, चूँकि अभी इट्स अ वॉर बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, इकोनॉमिक वॉरफेयर चल रही है। अभी तक शुक्र है कि फिजिकल हम कहीं पे नहीं देख रहे उनकी जंग होते हुए, लेकिन प्रॉक्सीज के थ्रू एक जंग चल रही है। अपने प्रॉक्सीज आगे पीछे वो लड़ रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हथियार बेच रहे हैं। आगे जो लड़ने वाले कोई और है, लेकिन पीछे लड़ाने वाले यही।
तो यहाँ पे चूँकि चाइना का बड़ा होल्ड हो गया गवादर पे, और गवादर पोर्ट लिटरली उनके पास चला गया, और ये भी एक बात चल रही थी कि गवादर से वो एक पाइपलाइन चाइना की तरफ ऑयल की लेके जाएंगे। If US were to invest in oil exploration in Pakistan, तो ये पार्टनरशिप कैसी होगी? तो इसका मतलब है कि वो गवादर चाइना की तरफ ही चला गया, तो अमेरिकन इंटरेस्ट कहाँ पे? तो अमेरिकन इंटरेस्ट को करीब में रखने के लिए और चाइना को यहीं पे चेक करने के लिए ऑफशोर में उनका इंटरेस्ट अभी बहुत ज़्यादा जो आ रहा है, उसकी मेन वजह तो ये है, दे वांट टू चेक चाइना इंडियन ओशन के अंदर और 600 किलोमीटर या 500 किलोमीटर के रेडियस में अपनी एक एस्टेब्लिशमेंट बना के उसको चेक करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा कि हमने बलूचिस्तान में जो टेररिज्म हो रही है और जितना भी कुछ हो रहा है, आगे PLA और कोई और कॉम्प्रेस तंजीमों का नाम लिया जा रहा है, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे भी कुछ ऐसे ही ममालिक हैं जो चाहते हैं कि चाइना यहाँ से कामयाबी के साथ पुरसुकून तरीके से काम न कर सके गवादर। चाइना को रोकने के लिए सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो अब वो जब इतना प्रॉपर नहीं हो पा रहा, और पहले इंडिया को भी इस्तेमाल किया गया, और इंडियन और जो है रॉ भी ऑपरेट कर रही थी, और जब इंडिया थोड़ा सा पीछे हुआ है और वो रशियन कैम की वजह से अमेरिका उसको थोड़ा टफ टाइम दे रहा है, तो अब वो हमें कह रहे हैं और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी को चेंज करते हुए खुद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं ताकि वो हमें इंगेज करें और चाइना को इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंगेज करें और चेक करें। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान को ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए, ऑयल एक्सप्लोरेशन पे या फिर अल्टरनेटिव एनर्जी पे? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, दोनों पे, ठीक है। जो आपके पास रिसोर्स है, हमें उस रिसोर्स को टैप करना चाहिए। अल्टरनेटिव के थ्रू भी हमें एनर्जी प्रोडक्शन पे जाना चाहिए, और हमें ऑयल अगर हमारे पास एक ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है तो उसको ज़रूर हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए। हमें कोई भी सोर्स छोड़ना नहीं चाहिए, और कोई भी सोर्स अगर हम छोड़ते हैं तो अपनी हमें अभी लिथियम पे भी जाना चाहिए, लिथियम सॉल्ट के पीछे भी जाना चाहिए, क्योंकि अभी लिथियम की भी ये दुनिया हो सकता है कि नई जो दुनिया हो, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर हो, लिथियम के अराउंड घूम रहा हो। जब ये ऑयल जो फॉसिल फ्यूल है, जब ये ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा और टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, जिस तरह आप टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और आपको बैटरीज पे आ रहे हैं, आप लोग लिथियम आयन बैटरीज पे आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ऑयल की रिक्वायरमेंट कम हो जाए, ठीक है। तो एनर्जी प्रोडक्शन किसी सोर्स से भी हो गई, सोलर से हो गई, विंड से हो गई, और स्टोरेज के लिए आपका लिथियम आयन मौजूद है और चीप है वो, तो फिर हो सकता है कि ऑयल की रिक्वायरमेंट कम हो जाए, लेकिन एकदम से ऑयल की ज़रूरत ख़त्म नहीं होगी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि व्हाट आर द रिस्क ऑफ ओवर इन्वेस्टिंग रिसोर्सेज एंड होप्स ऑन सच अनसर्टेन ऑयल प्रोस्पेक्ट्स? लेकिन जी इसमें रिस्क पाकिस्तान के लिए तो ये है कि पाकिस्तान इसमें इन्वेस्ट तो नहीं करता, लेकिन ये कि पाकिस्तान इजाज़त दे रहा है बाकी ममालिक को, स्पेशली अमेरिका को जिसकी बात हो रही है, तो हमारी उससे खुद मुख्तारी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, और उसमें रिस्क ये है कि चाइना और अमेरिका आईबॉल टू आईबॉल हो सकते हैं, और यहाँ पे किसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। इस अगर ऑयल एक्सप्लोरेशन कामयाब हो जाती है और अमेरिकन प्रेजेंस यहाँ पे अगर डायरेक्ट होगी और 600 किलोमीटर पे दूर पे चाइनीज़ प्रेजेंस होगी, यहाँ पे कराची के और ठटा के साहिलों में अमेरिकन नेवी खड़ी होगी या उसके आसपास अमेरिकन नेवी खड़ी होगी, और 600 किलोमीटर दूर चाइनीज़ नेवी खड़ी होगी, तो कॉन्फ्लिक्ट का बड़ा चांसेस है। तो हमारी सॉवरेनिटी को थोड़े से इसमें खतरात लाक हो सकते हैं। बाकी हम चूँकि इसमें कोई खर्चा नहीं कर रहे, तो हमारा इसमें कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का कोई रिस्क नहीं है, सॉवरेनिटी के मसाइल हो सकते हैं। मरियम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एपिसोड, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर नसीमुल गनी सहतो साहब का कि उन्होंने वक्त निकाल के हमें अपने ओपिनियन और व्यूज़ से इनलाइटन किया, और सुनने वालों को भी काफ़ी अहम और मुफीद मालूमात फराहम की। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड से ये बात वाज़ेह है कि मैसिव रिजर्व्स ऑफ ऑयल इस वक्त पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक ख्वाब ही है। साथ ही हमको इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि बगैर कंफर्मेशन के, बगैर तस्दीक किए हम कोई भी
इंटरनेट पर ट्वीट या कोई भी खबर वायरल ना करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि लिबर्टी लाउंज के इस एपिसोड को आप लोगों ने सुना। इंशाल्लाह फिर अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए हम सब की तरफ से अल्लाह हाफिज।